संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको जय बाबा भीम और जय शिवराम। आदरणीय सांसद महोदय, हमारे गण सुरक्षा पार्टी के नेशनल चीफ पेट्रोन, मोस्ट रिस्पेक्ट ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दादा नव कुमार शरण्या जी, और उनके साथ में हमारे जितने भी गौड़ समुदाय के, नागपुर गौड़ स्थिति के जितने भी हमारे गौड़ समुदाय के जितने भी वरिष्ठ और जितने भी माननीय हमारे जितने भी अतिथिगण यहाँ मंच पर विराजमान हैं, आप सबको मेरी तरफ से सादर प्रणाम और सादर सत्कार। उसके साथ हमारे जितने भी माताएं आए हैं, आज हमारे बीच में जितने भी माताएं आए हैं, आप सबको बहुत 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 जोर वाला नमस्कार, क्योंकि माताओं से हमारे भारत देश का नाम माता के नाम से नवाजा जाता है। तो हम वही नारियां हैं, वही महिलाएं हैं जिसके कोख में 9 महीने बच्चे पलते हैं, उसके बाद में हम उस बच्चे को जन्मते हैं तो वो बाद में एक महान पुरुष कहलाता है। उससे पहले वो एक महान माता के कोख से होकर के आते हैं। इसलिए हम अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम नारी जात हैं। इसके साथ साथ जितने भी हमारे भाई और हमारे जितने भी पिता प्रधान, चाहे भाई हो या मेरे बड़े भैया हो, आप सब जितने भी यहाँ इकट्ठित हुए हैं आज के इस संविधान दिवस पर, आप सबको भी बहुत बहुत सादर प्रणाम। और जितने भी हमारे युवा साथीगण आए हैं और जितने भी मीडिया प्रतिनिधि, जो भी पत्रकार साथीगण आए हैं, आप सबको भी, और जो हमें पानी और भोजन का जो भी हमारा सब कुछ देखभाल कर रहे हैं, उन सबको भी, आप सबको मैं अपनी तरफ से सादर प्रणाम करती हूँ। गण सुरक्षा पार्टी नेशनल यूनिट की तरफ से आप सबको सादर प्रणाम करते हुए 2 शब्द में बोलूं, उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सब 2-2 मिनट के लिए खड़े हो जाए। सबसे पहले हम बहुत नींद भी आ रही है तो थोड़ा सा हम एक बार राष्ट्रगान गा लेते हैं। चलिए खड़े हो जाइए। भारत हमारा राष्ट्र है और हम इसी राष्ट्र में बसते हैं, तो सबसे पहले हम कोई भी कार्यक्रम करें उससे पहले भारत को सबसे पहले सम्मान देना बहुत ही अनिवार्य है। तो हम सब चलिए सावधान पोजीशन पे आ जाइए और हम राष्ट्रगान गाते हैं। 1 2 3। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विश्राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शुक्रिया, विराजमानी स्थान ग्रहण। तो कम से कम नींद तो उड़ गया ना, क्योंकि काफी देर से हम लोग भाषण पे भाषण सुन रहे, और खास करके मुझे बहुत ज्यादा जोर से लगी हुई थी। मराठी ज्यादा मेरे माजी में घुसता नहीं है, समझ में नहीं आता है। थोड़ा बहुत 1-2 शब्द समझ लेती हूँ कि मतलब आप कैसे हो, रुको, ये सब समझ लेती हूँ। बस बहुत डीपली जब आप स्क्रिप्चर वे में चले जाते हैं तो मेरे समझ से पल्ले बाहर हो जाता है। तो इसलिए शायद मुझे ज्यादा नींद आ रही थी, तो अपनी नींद भगाने के लिए आप सबको भी साथ में खड़ा करवाया, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो आज सबको पता है कि आज 26 नवंबर हमारा भारत देश के लिए हमारा आज का संविधान दिवस है। आप सबको पता है, एज ए भारतीय हम एक भारतीय, मेरी हिंदी आप लोगों को समझ में आ रही है ना? मैं टूटी फूटी हिंदी में बात कर रही हूँ, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी। तो एज ए भारतीय, एज ए इंडियन सिटीजन, वी आर अबाइडिंग बाय द लॉज ऑफ लैंड। एंड नाउ व्हाट इज द लॉज ऑफ लैंड? हमारे जमीन का कानून क्या है?
और इस कानून को बनाया किसने है और किसके लिए बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि किसके लिए बनाया। भारत देश जब अंग्रेजों के चंगुल में थे, अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ो आंदोलन का जब जन्म हुआ सन 1857 से लेकर के, उसके बाद में बहुत बलिदान हुए, बहुत लहू बहे। उसके बाद में जब भारतीय क्रांतिकारियों ने हार नहीं माना, बहुत सारे लोगों ने अपनी लहू की बलिदान दी। उसके बाद जाकर के चलते चलते अंग्रेजों ने घुटना टेक दिया और बोला कि चलिए हम तो छोड़ देंगे भारत, पहले आप अपना संविधान बनाइए, आप अपना कानून स्थापित कीजिए, उसके बाद में हम भारत छोड़ के चले जाएंगे। एक आईन होना चाहिए, एक शासन करने के लिए आपके पास एक नियम होना चाहिए। तो संविधान कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद में बहुत सारे लोग थे और कम से कम 2 साल 24 months 296 days लगा इस संविधान को तैयार होने में। और ये किसकी देखरेख में हुई थी? हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के, तो वो चेयरमैन थे। और उन्होंने खास बात का ध्यान ये रखा कि संविधान आप बनाने जा रहे हो तो किसके लिए संविधान बना रहे हो? जो इस धरती पर रहते हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनके लिए खास ध्यान रखा गया। तो जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में हम सारे भारतीयों को एक दर्जा दिया गया है। किसी को ऊंच या किसी को नीच नहीं बनाया है, किसी को अमीर या किसी को गरीब नहीं बनाया है, हम सबको किसी को काला या किसी को गोरा नहीं बनाया है। हम सबको एक ही दर्जा दिया गया है, इक्वल स्टेटस, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो वो संविधान केवल किताबी बातें बन करके आज रह गई है। उस संविधान को लागू करवाने के लिए आप सबको पता होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल में हमारा जो भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व में। और उसी संविधान में एक एक अनुसूची हम जैसे आदिवासियों के लिए बहुत सारे वहां पर प्रावधान है। हमारे लिए SC, ST, OBC, एट्रोसिटी एक्ट के, प्रिवेंशन एक्ट के, रिजर्वेशन एक्ट के कितने सारे, अभी जैसे मेरे प्रीवियस स्पीकर जी बोल रहे थे, हमें पढ़ना चाहिए संविधान। और इसी संविधान की आज स्थापना हुई थी 1949, 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद उसका चालू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो 24 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाने का हमें जो ये एक अपॉर्चुनिटी जो हमें प्राप्त हुई है, उसके लिए हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि आज हम संविधान दिवस के दिन मिल रहे हैं आप सबसे। और हम सबकी समस्या क्या है? घर घर की समस्या। हम सिर्फ अपनी समस्याएं गिनाने में व्यस्त रहते हैं कि मेरे को जुकाम हो गया, मुझे खांसी हो गई, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मेरे कमर पे दर्द हो रहा है, मेरे पैर में मोच आ गए, लेकिन हम इलाज के बारे में कभी बात नहीं करते। हम कहते हैं कि आदिवासियों के साथ में बहुत सारी जुल्म हो रहे हैं, आदिवासियों के साथ में बहुत सारे एट्रोसिटीज हो रहे हैं। अभी जैसे मेरे प्रीवियस स्पीकर ने बोला कि हमारा ट्राइबल मिनिस्टर खुद है, लेकिन वो हमारा ट्राइबल की बातें नहीं सुनता है। और फिर उन्होंने साथ में एक और लाइन जोड़ी कि हमारी देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। वो हमारी ट्राइबल लेडी है, ट्राइबल महिला है, लेकिन वो अपने ट्राइबल लेडीज को निर्वस्त्र करके मणिपुर जैसे राज्य में 2 महिलाओं को हजारों मर्दों ने खुला सड़क में निर्वस्त्र करके उसको घुमाया, नंगा किया, उसका प्रदर्शन किया। उसके बाद उसकी मारपीट करके उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। फिर भी हमारे देश के राष्ट्रपति मुंह बंद किए, मुंह में मौन व्रत धारण किए बैठे हुए हैं। इसका हमें ये सब दिखता है, आपको, हमको, सबको दिखता है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? हम ये नहीं ढूंढ रहे अभी तक, जो कि अभी हमको ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। अब इस संसार में जीने के लिए, सांस लेने के लिए प्राण वायु की जरूरत होती है। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी स्वाभिमान के लिए, अपनी गरिमा के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए हम सबको एक पक्के मकान की जरूरत होती है, जहां पर कम से कम आंधी तूफान आए तो भी आपको बहाकर ना ले जाए। उसी तरीके से मैं बहुत ही सरल शब्दों में आप सब तक ये बात को पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम द्रौपदी मुर्मू जी पर नाराज होकर हमें कोई फायदा नहीं है। उसको राष्ट्रपति बनाने वाले कौन है? ये कमल फूल वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले हैं।
मिनिस्ट्रियल वर्ड कैबिनेट किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया हुआ है। तो उसका अपना इतना अधिकार नहीं है जितना वो चला सकते हैं, वो कि आगे बढ़ सके हमारे ट्राइबल समुदाय के लोगों को, भील समुदाय लोगों को, गोंडवाना लोगों को, जितने भी हमारे लोग हैं, और विसाखी लोगों को, जितने भी है हमारे, सबको एक साथ एक छतरी के नीचे ला सके, उसकी इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि उसका आधा पावर कमल पुल वाले सीज करके रखे हुए हैं। तो इस कड़ी में आपको हमको एक एक करके पूरे भारतवर्ष में, जहां हर एक राज्य में, चाहे वहां कहीं पर मेरी भाषा समझ में ना आती होगी तो दोबारा बाद में आप लोग वीडियो रिपीट करके देख किसी से ट्रांसलेट करवाना कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमें हर एक राज्य से, हर एक क्षेत्र से, हमारे जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, या जितने भी हमारे एसटी लोग हैं, एससी लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, हम सबको, जिसको हम लोगों को एक डिप्राइव्ड कैटेगरी में रखा जाता है, तो हम लोगों को इस अभी से हमें ये समझना होगा, सुधरना होगा कि हमारा परेशानी का हल किधर है। हमारा परेशानी का हल उधर है जहां हम लोग एकता होंगे। अनेकता में हम लोग बिखर जाता है, अभी बिखरा पड़ा हुआ है हम लोग, हर जगह शोषण हो रहा है हम लोगों का। तो हम लोगों को एकता होने की बहुत जरूरत है। एकता कहाँ से होएगा? एक घर बनाना पड़ेगा, जिस घर में हम लोग जात पात ऊंच नीच नहीं देखेंगे, बराबर का बन करके हम लोग उसी घर में रहेंगे। तो वो घर है आपका अपना गण सुरक्षा पार्टी, जिसका नेतृत्व हमारा नव कुमार शरणिया जी कर रहे हैं। वो इस बनने के, इस दादा के मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा कि जरा सोच कर देखिए कि हमारे पूरे भारतवर्ष के हमारे जितने भी हम जैसे, मतलब जिसको अल्पसंख्यक समुदाय के कैटेगरी में गिना जाता है, सबको एक साथ जोड़ने की इस प्रण में वो निकले, इस मुहिम में निकले हैं। मैं भी आज ही के तारीख पिछले साल जंतर मंतर में मैं दादाजी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। आज पूरा हम दोनों के मुलाकात को 1 साल हो गया है, क्योंकि जंतर मंतर पे मैं धरना प्रदर्शन करके बैठे हुए थे। अरुणाचल प्रदेश आप लोगों ने सुना, ज्योग्राफी में मैप में देखा होगा, आप लोग शिक्षित लोग हो, पढ़े लिखे हो, आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा, या फिर बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी बता सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, चीन के बिल्कुल बॉर्डर में है, और उस चीन के बॉर्डर की राज्य की मैं एक नागरिक हूँ, आम नागरिक हूँ, मेरा कोई वो पॉलिटिकल ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ हमारे राज्य में क्या होता है, 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज से लगा हुआ है हमारा राज्य जो है, 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा से गिरा हुआ है। तो भारत में चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सरकार आता हो, चाहे वो कमल पुल वाले का हो या पंजाब वाले का हो, जिसका भी हो, वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सेंसिटिव स्टेट है, इंटरनेशनल बाउंड्री से जुड़ा हुआ है करके बहुत सारा फंड्स भेजते रहते हैं। हमारे ये भाव नितिन गडकरी जी ने भी बहुत सारा फंड्स भेजा है वहाँ, रास्ता बनाने का, सड़क निर्माण का, बहुत सारी चीजों में। तो वो पैसे वहाँ जमीनी स्तर पर उसकी उपयोगी नहीं होती है। पैसे तो बराबर भारत सरकार वाले भेजते हैं, लेकिन राज्य की सरकार जो है उसमें से 80% पैसा खा जाता है। 20% का काम होता है, कोई क्वालिटी काम नहीं होता है। सड़क बन जाती है तो एक सप्ताह बारिश गिर गया तो सड़क से ऐसे जैसे कूड़े पड़े होते हैं ना, शरीर में ऐसे ऐसे छाले निकल के आते, वैसे सड़क का पूरा हाल हो जाता है। तो ये सारी बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पेड़ रोपण के क्षेत्र में, इतने सारे वहाँ पे करप्शन, भ्रष्टाचारी इतनी हावी हो गई मेरे राज्य में। तो मैं उन मुद्दों को लेकर के हमने कई बार वहाँ पे हमने राज्य स्तर पर हमने राज्य के मुख्यमंत्री एवं उनके जितने भी मंत्रीगण है सबसे हमने चिल्ला कर धरना किया, प्रदर्शन किया, वहाँ पर बैठे रहे, भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन कभी किसी ने नहीं सुना। तो एक आखिरी विकल्प मेरे पास बचा था कि हम अरुणाचल प्रदेश से लेकर के नई दिल्ली, भारत की राजधानी तक हम पैदल यात्रा करें। तो मैं उस पैदल यात्रा में भाग लेकर के अरुणाचल से चल करके नई दिल्ली तक पहुंची थी, और जंतर मंतर पर मैंने पूरा कुल 8 महीना डेरा डालकर धरना किया। भारत की सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेगा, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के कान में जूं तक नहीं रहेगा। मैं पूरा अपना ज्ञापन उन लोगों के कार्यालय तक मैंने पहुंचाया, ऑफिस तक पूरा ज्ञापन मेमोरेंडम सबमिट किया, और मैं चिल्ला कर बोलती रही कि अरुणाचल में ये चल रहा है, चाहे पार्टी किसी का भी हो, सरकार भ्रष्ट है तो कम से कम भ्रष्टाचारी को मिटाइए। मोदी जी, आप लाल किला पर खड़े होकर के झंडा लहराते हुए कहते हो कि हम करप्शन के ऊपर 0 टॉलरेंस है,
तो नाउ वेयर इज योर जीरो टॉलरेंस ओवर द करप्शन? ये सवाल लिए मैं 8 महीना वहां रख कर चिल्लाती रही, जब कोई नहीं सुना। तो आज ही के दिन 24 नवंबर के दिन भी हम बैठे हुए थे सारे धरने पर, और दुर्भाग्यपूर्ण हमारे दादा, माननीय दादाजी वहां से गुजरे, वो जंतर मंतर से, और जैसे इनकी नजर पड़ी मेरे मंच के तरफ, बिन बुलाए दादा दौड़कर आ गए। मैं जानती तक नहीं थी कि दादा सांसद जी है, या मैं सोचा कोई आम इंसान नहीं है। वो हमारे मंच पर चढ़ गए और उन्होंने मुझे बोला, मेरी बहना, आपकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है, घपलाबाजी हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है, चोरी हो रही है, तो आपके पास में आप यूं ही यहाँ सड़क पर बैठ करके, जंतर मंतर पर बैठ करके जी मर्जी चिल्ला लो, जितना मर्जी चिल्ला लो, लेकिन आपकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आपको अपना हक चाहिए और एक अच्छा प्रशासन चाहिए, तो आपको संसद से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो आपको संसद भवन तक पहुंचने के लिए आपको जन सुरक्षा पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। वहीं पर ओपन इन्विटेशन दिया दादा ने मुझे जंतर मंतर में। मैं वहां दादा के न्योते को वहां पे मैंने झट से स्वीकार नहीं किया, मैं सुन के रखी। उसके बाद भी मैं अपने मुहिम को लेकर चलती रही। उसके बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा, भारत की सरकार बिल्कुल रेस्पॉन्स कोई रेस्पॉन्स नहीं ले रहे, तो मैं विवश होकर के अपने टीम के साथ, हम कुल 23 लोग थे पदयात्री, उसमें से दो लोगों को बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे तो वो आगे चले गए। उसके बाद 18 लोग, हम लोग पूरा 8 महीना जंतर मंतर से बैठ के हम 18 लोगों को, एक तो वहाँ परमिशन का बड़ा चक्कर है, परमिशन जल्दी देते नहीं है, और देते हैं 1 दिन का देते हैं धरना के लिए, फिर उसके बाद आपको कई दिन अटका देते हैं। तो जब जबरदस्ती करी तो जहाँ 25 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, वो रामलीला मैदान का मुझे परमिशन दे दिया 18 लोगों को। तो वहां पर सभी बहुत चिल्लाया, बहुत मेहनत की, मिन्नतें की, नहीं हुई। उसके बाद हम अरुणाचल वापस चले गए। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश के जितने जनता है, आम जनता, क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है वो कम्प्लीटली 100% ट्राइबल स्टेट है, तो वहाँ के जनता ने इस पीड़ा को समझा, दुख को, तकलीफ को समझा, और मुझे बोला कि आप इस बार जाइए 2024 को लोकसभा, आप भेज रहे हैं आपको, आप जाइए। और शुरू में मुझे थोड़ा डर लगा कि मैं कैसे ये सफर तय कर पाऊंगी, मेरे पास पैसे भी नहीं है, और एक तो मेरा राजनीतिक कोई सहारा नहीं है, तो मैं किसके सहारे आगे बढ़ूंगी। तो दिमाग में केवल याद आया दादा का। तभी मैं दादा का नंबर ढूंढने लगे। दादा ने तो मेरे को कार्ड दिया था, अभी किधर रखा मैं कार्ड, बोल के ढूंढते मुझे कार्ड मिल गया। फिर मैंने दादा को फोन करने के लिए डर रही थी, मैंने उसको SMS किया व्हाट्सएप पे कि दादा मैं वो लेडी हूँ, जंतर मंतर पे आप मुझसे मिले थे ना, मैं आपकी बहन हूँ, अरुणाचल से हूँ, आपको याद है? तो दादा छट से जवाब आया, अरे हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, कहाँ हो आप? मैंने कहा दादा मैं ऐसे लोग मेरे को लोकसभा में भेजने की बात कर रहे, लेकिन मैं किस रास्ते से होके जाऊंगी क्या आता पता नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही बात याद था, आपका जन सुरक्षा पार्टी, जो कि हमारा ट्राइबल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, और एक अच्छी कंसेप्ट के साथ में आपने स्टार्ट किया। तो मुझे और ज्यादा जानना है जन सुरक्षा पार्टी के बारे में। ऐसे करके मैं दादा के पास पहुंची और दादा से पूछताछ किया। दादा ने मुझे पूरा पार्टी का वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बुक निकाल के दिया और सारा एम एन ऑब्जेक्टिव बताया, दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में जून 16 तारीख से दादा के साथ जन सुरक्षा पार्टी में जुड़ी हुई हूँ, और आज अरुणाचल प्रदेश में हर घर में, चाइना के बॉर्डर तक, म्यांमार के बॉर्डर तक, हर घर में GSP का टॉर्च लाइट का एक झंडा लगा, और हर जगह नवा कुमार सरनिया जी का फोटो वहाँ टांगा हुआ है, बैनर बना के। तो इसीलिए मैं यहाँ तक अभी मैं सफर कर रही हूँ, और मेरे विरोध में जिसके अगेंस्ट में विरोध में लोकसभा का जो मेरा सीट है, मेरा क्षेत्र का, जिसको हरा के मुझे ऊपर आना है, दिल्ली तक पहुंचना है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो हमारे भारत देश का भूतकाल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, अभी वर्तमान में भू एंड आर्ट एंड साइंस मिनिस्टर है, श्रीमान किरण रिजिजू जी है। मैं उसके अगेंस्ट में खड़ी हो रही हूँ, और जनता ने मुझे उसके अगेंस्ट में चुना है। कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी के बड़े खास मंत्री जी हैं। उनको हराना मतलब हिमालय के चोटी पर चढ़ना है। बुलंद है,
और इरादे नेक है, दिल में ताकत है, बाजुओं में दम है, चलते रहेंगे जब तक हमारे कामयाबी का दरवाजा जब तक मुझे दिखता नहीं और जनता के भरोसे के कसौटी पर मैं उतरूंगी, खरा उतरूंगी, यही उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब महाराष्ट्र से भी हमारे जितने खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं, प्रतिभाताएं और जितने आप सब ताई लोग बैठे हुए, आप लोग भी एक एक क्षेत्र से आइए। चलिए हम लोग 2024 को दिल्ली के संसद भवन में मिलते हैं, प्लीज आइएगा। तो ये मैं कह रही हूँ कि गण सुरक्षा पार्टी हमारा घर है, जिस घर में हम सबको आपको हमको इकट्ठे बैठना है, इकट्ठे बैठ करके इसी घर को हमें मजबूत करना है, ताकि कल को हमारे आदिवासी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम समस्या आए तो कम से कम हमको किसी और के घर में जाके दरवाजा खटखटाना ना पड़े। हम इकट्ठे रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, तो हम एक अच्छा भारत, हम जो मूल निवासी भारतीय जो मूल निवासी है, हम मूल निवासी आज हम बेरोजगार हैं, हम बेकार हैं, घर के बरामदे के बाहर खड़े हैं और जो बाहर से हमारे अतिथि आए थे वो हम पर आज राज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सोचा जाए तो क्या बोले, इसको कमजोरी हमारी खुद की है, अपनी है, दूसरों पर भी क्या बोले। तो अभी हमको अपना कमजोरी को ठीक करना है, अपना कमजोरी को बराबर करना है, ठीक करना है। और हम इस धरती के, इस हवा के, इस पानी के, यही के हम बाशिंदे हैं। तो ये इस पर हमारा, इस जल, इस जमीन पर, इस हवा पर हमारा हक है, तो हमें अपना हक जमा कर रखना है। मैं बहुत ज्यादा लंबा समय ले लिया, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। और आगे हमारे माननीय सांसद जी भी है बैठे, तो उनके लिए भी कुछ शब्द छोड़ती हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका, और दुआ कीजिएगा कि 2024 में आप लोग मुझे दिल्ली के संसद भवन के अंदर देखें।